नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो लास्ट क्लास जो रही थी वो परमाणुओं के बारे में थी, जिनके अंदर अपन ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं। आज जो है वो अपन तत्वों का वर्गीकरण करेंगे आवर्त सारणी की को लेकर कि आवर्ती के आधार पे, समान गुणों के आधार पे इन तत्वों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ताकि उसको पढ़ने में, स्टडी करने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया, कौन से बेसिस पे किया, वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग क्या दिया, इनमें मत दिया था। ठीक है, तो यहाँ अपन लेंगे कि किस तरह से उसको वर्गीकृत किया हुआ और किस तरह से इसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है वो कैसे हुआ। तत्वों का परमाणु, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व वे होते हैं एलिमेंट जिसमें सेम टाइप के क्या मिलते हैं, अपने को एटम मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे सपोज मान लो O जो है वो भी एक तत्व है और O2 है वो भी एक क्या है, तत्व है। ठीक है, जो समान परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन भी क्या है, तत्व है। ठीक है, जो क्या है, समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, तो तत्व वे होते हैं जो सेम टाइप के क्या मिलके, तत्व जो परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। ठीक है, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा है, अब तक 118 तत्वों की क्या हुई है, डिस्कवरी हो चुकी है। 118 तत्वों की आविष्कार जो है या खोज, सॉरी, इनकी क्या हो चुकी है। सभी तत्वों के गुण जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे। तत्वों का आरंभिक वर्गीकरण जो किया था वो किया था उसके अंदर धातु और अधातु के रूप में, मेटल और नॉन मेटल के रूप में, मेटल और नॉन मेटल। कि धात्विक प्रकृति के जो थे उनको अलग रखा, अधात्विक जो थे उनको अलग रखा। ठीक है, यानी धातु और अधातु के बीच में क्या किया था, इनमें वर्गीकृत किया था कि धातु जो होते हैं उनको कैसे है और अधातु है उनको अलग से रखा गया था। ठीक है, धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, और जिन पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस साइन आता है, वे धातु होते हैं। नॉन मेटल अधातु जो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इस पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्गीकृत किया था वो अधातु और धातु के रूप में इनको किया था। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के तत्व, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जो उपधातु कहलाती है। ठीक है, तो फिर ये समस्या आने के बाद में फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको अलग अलग अपने तरीके से क्या किया, विभाजित किया। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उनके अध्ययन के लिए, ठीक है, आसान हो जाए तो उनको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उसमें अगर अपने को एक चीजें ही ध्यान रखनी थी, समान जो कैरेक्टर होते हैं, उनके गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पे उनको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है तत्वों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। वो किसके लिए, कि पढ़ने में एक तो आसानी हो, आप एक पढ़ लो तो बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं, गुणों को अपन उसमें पढ़ सकते हैं, दूसरों को पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं रहती। फिर उनमें कोई विशेषता होती है तो वो बात उनमें पढ़नी पड़ती है, लेकिन एक ही वर्ग में आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि भाई क्या क्या चीजें इनके अंदर होती है। तो एक तो अध्ययन में क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो आपके वर्गीकरण करने से एक तो अध्ययन में सुविधा हो जाएगी कि सुव्यवस्थित ढंग से आप उसको अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको यह भी पता लगेगा कि कौन से एलिमेंट को कहाँ रखा गया है, ठीक है, और किस हिसाब से रखा गया है, कौन से बेस पे रखना चाहिए, या भार के हिसाब से रखा या उनके नंबर के हिसाब से रखा। तो सबसे पहला है तत्वों का जो वर्गीकरण किया, आवर्ती वर्गीकरण है, जिसमें आवर्त सारणी बनाई गई थी। ठीक है, एक सारणी बनाई गई थी, टेबल बनाई गई थी, उन टेबल के अंदर इनको रखा था। तत्वों के ऐसी व्यवस्था जिनमें निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वाले पदार्थ या तत्व, ठीक है, उपस्थित हो। यानी उस आवर्त के अंदर जितने भी जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म जो होंगे वो कैसे होते हैं, समान होंगे। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उनकी आवर्ती कहलाती है। यानी आवर्ती का मतलब ये भी है कि अगर एक के बाद में वापस अगर वही तत्व, जैसे सपोज मान लो 1 से लगाकर अपन 8 तक पढ़ रहे हैं और 8 में 90 वाला जो होता है वापस 1 वाले के नीचे जाता है, तो 1 और 9th वाला जो होगा
उनमें जो होगा वो उसी आवर्त में है, उसी आवर्त में है, तो क्या होगा, तो उनमें जो गुणधर्म जो होंगे वो कैसे होंगे, उनके समान होते हैं। तो सबसे पहला जो आया था वो डॉबेर्नियर आया था। डॉबेराइन जो था उसका त्रिक नियम था, यानी त्रिक का मतलब होता है तीन, त्रिक का मतलब होगा यहाँ पे तीन से है, यानी उन्होंने एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो सबसे पहले है डॉबेर्नियर जो है, उसने त्रिक नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने तीन तीन तत्वों को समूह बना के उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते थे, ठीक है। तो इनके आधार पर उन्होंने क्या किया, इसको वर्गीकृत किया। यानी पहला वर्गीकरण देने वाला जो था वो डॉबेराइन जो था, वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया, जो तीन तीन जो एलिमेंट है उनका एक ग्रुप बनाया और तीनों का ग्रुप में क्या किया, उनको वर्गीकृत किया। अब इसमें वर्गीकृत में ये खासियत थी कि पहले वाले का और लास्ट वाले का, तीसरे वाले का, पहले और तीसरे वाले का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसका औसत, ठीक है, वो मध्य वाले के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके अंदर जो पूछने वाले जो सवाल है उसमें यह है कि एक तो त्रिक नियम था, त्रिक नियम किसका था, तो डॉबेराइन ने दिया था, ठीक है। और इसमें एक था कि त्रिक में तीन तत्वों में उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, ठीक है। तो बेन जो बेस जो था वो था इसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो इसका जो आधार जो था वो है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे, ठीक है। तो शायद यही इनकी कमी रही होगी, ठीक है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान पे करने के कारण बहुत सारे ऐसे गुण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मैच नहीं करते, ठीक है। जैसे आइसोटोप होते हैं तो उनके भी परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो उनको समान होते हैं। तो उनके भार जो होंगे वो उसमें क्या होगा, अगर अलग अलग होते हैं तो उनको फिर क्या रखेंगे, तो ये समस्या आती है। तो तीन तत्वों के वर्गीकरण में द्रव्यमान को आरोही, तो इसका बेस अगर आपको पूछा जाए तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। द्रव्यमान, अन्य दो तत्वों का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। यह कह रहा है कि दो तत्वों का द्रव्यमान, फर्स्ट प्रथम एवं प्लस तीसरे तत्व का द्रव्यमान जो होगा उसका औसत जो होगा वो किसके बराबर होगा, मध्य वाले के, मध्य वाले तत्व के द्रव्यमान के, ठीक है। तो प्रथम वाला जो होगा प्रथम वाले का जो द्रव्यमान जो होगा प्लस तीसरे वाले का द्रव्यमान जो होगा वो किसके बराबर होगा, मध्यम वाले के बराबर होगा। इन दो तत्वों का जो द्रव्यमान है उसका जो औसत जो होगा वो किसके होगा, मध्य वाले के बराबर होगा या तीसरे वाले के बराबर होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉबेराइन त्रिक भी कहा जाता है। त्रिक का मतलब होता है तीन, यानी तीन तीन के अंदर इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब तक 118 तत्वों की जानकारी है और सभी तत्वों के गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। आरंभिक जो वर्गीकरण किया था इनका वो अध्ययन के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उनका अध्ययन किया जा सके, ठीक है। तो धातु और अधातु के रूप में इनको किया था। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो था उसमें एक आवर्त बनाएगी, तो निश्चित अंतराल के बाद में उस आवर्त के अंदर आने वाले जो तत्व होते हैं उनका गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। फिर सबसे पहला जो आवर्त का वर्गीकरण करने वाला जो वैज्ञानिक था वो डॉबेराइन था। डॉबेराइन ने क्या किया हुआ कि तीन तीन तत्वों के क्या बनाए, ग्रुप बनाए और उनको बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया, ठीक है। तो ये तीन तीन जो तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते थे, समान होते थे, और इनको आरोही क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो तीन करने के लिए इसलिए क्या नाम दिया इसको, डॉबेराइन त्रिक दिया। नेक्स्ट है, जैसे आप देख रहे हो कि ये तत्व है, पहले ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरिलियम, ठीक है, इन दोनों को लिया। तो इस वाले को 40 प्लस 137 पहला वाला और थर्ड वाला, इन दोनों को प्लस किया। तो प्लस करने पे इसके दो का भाग लगाने पे औसत ज्ञात करने पे इसका वेट जो आया वो 88.5 आया, जिसका द्रव्यमान जो था वो मध्यम वाले के लगभग कैसा था, बराबर था, ठीक है। तो स्ट्रोनियम का परमाणु भार कितना, 87.5 होता है। तत्व दूसरे जो सेट में था उसमें लिथियम था, ठीक है, सोडियम था और पोटेशियम था।
ठीक है। तो लिथियम का जो वेट है वो 7 था और पोटेशियम का था वो 39 था। दोनों को प्लस करके इसका औसत निकाला, 2 का भाग लगा के, तो कितना आया 23, और 23 था वो मध्य वाले किसके बराबर था, सोडियम के बराबर था। नेक्स्ट जो थर्ड सेट जो था उसके अंदर क्लोरीन थी, ब्रोमीन थी और आयोडीन थी, ठीक है। क्लोरीन, अब क्लोरीन का वेट लिया 35.5, ठीक है। उसके बाद में जो आयोडीन का था उसका 127 था। दोनों को प्लस करके दोनों का जब औसत निकालते हैं, औसत निकालने पे अपने को 81.25 जो होता है वो प्राप्त होता है। वो 81.5 जो है वो किसके बराबर है, ब्रोमीन के बराबर होता है। तो ये था ट्रिक। अब इसमें आप देखोगे कि प्रत्येक में 3-3 तरह क्या है तत्व जो है उनको व्यवस्थित किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इसलिए इसको डॉबे रैंक का क्या बोला जाता है, ट्रिक का बोला जाता है। डॉबे रैंक का क्या बोला जाता है, ट्रिक बोला जाता है। इसमें प्रथम वाले का जो द्रव्यमान, तृतीय वाले का द्रव्यमान, दोनों का औसत जो होता है वो मध्य वाले के द्रव्यमान के औसत के क्या, द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये लिखना है कि याद करना है कि दो प्रथम वाला और तृतीय वाला जो है उन दोनों का औसत द्रव्यमान जो होगा वो मध्य वाले के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था उसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत का मतलब यह है कि जिस तरह से अपने जो सुर होते हैं वो सारे गामा पद निसा होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो कुछ सुर के हिसाब से इसके म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आधार पे उन्होंने क्या किया, इन तत्वों को भी उसी आधार पे क्या किया, वर्गीकृत किया। इनका भी जो बेस रहा है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित किया था, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जिस तरह से सारे गामा पद निसा के अंदर जो सा जो होता है वो 7वां सुर जो होता है वो वापस जब रिपीट होता है तो वापस आता है 8वें पे, ठीक है। तो 7 सुर के बाद में जब 8वां आता है तो वो सा जो होता है वो वापस 8वें पे जो आएगा वो भी क्या आएगा, सा आएगा। यानी दोनों सा जो है वो कैसे समान है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि पहले वाले जो तत्व होगा उसके गुण धर्म जो होंगे वो 8वें वाले तत्व के क्या होंगे, बराबर होंगे। जो 8वां वाला तत्व होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे जैसे लिथियम है तो लिथियम के जो गुण होंगे वो इसके 1 2 3 4 5 6 7 7वां और 8वें पे वापस कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो लिथियम के गुणधर्म और सोडियम के गुणधर्म कैसे होंगे, एक होंगे। वापस यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे आ रहा है, कौन आ रहा है, पोटेशियम। तो पोटेशियम के गुणधर्म, सोडियम के गुणधर्म और लिथियम के गुणधर्म क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इन्होंने जो तत्व किए थे उस समय तत्व जो थे वो 56 थे। कितने थे, 56 थे। लेकिन ये जो सारणी जो उन्होंने दी थी वो केवल कैल्शियम तक लागू होती थी, उसके बाद में ये लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके बाद में जो आने वाले जो 8वां तत्व है वो पहले वाले तत्व से उनके जो गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो उनसे मैच नहीं कर रहे थे। इसलिए ये भी जो था वो फेल हो गए, तो एक तरह से फेल हो गए थे। तो इनके बाद में कोई दूसरे आए थे वैज्ञानिक, ठीक है, जिन्होंने वापस कुछ नया करके अपने को ये बताए थे। तो न्यूलैंड अष्टक का नियम क्या है, 8, ठीक है। तो इसके अंदर कॉलम के अंदर कितने थे, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7। 8वां जो था वो किसके बराबर था, इसके बराबर होगा 7 में। तो सा रे गा मा प ध नि सा, ठीक है। तो 7वां जो होगा 7 सुर होते हैं, ठीक है। तो 8वें पे वापस क्या आएगा, वो सेम वर्ड आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही है कि 8वां पहले वाले का गुण जो होगा वो 8वें वाले के बराबर होगा। सन 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जिसको जॉन न्यूलैंड ने किया था, ठीक है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के, इसने भी कौन सा लिया, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। डॉबरराइन ने भी कौन सा लिया था, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या किया था, व्यवस्थित किया था। लिथियम का 7 है, बेरिलियम का कितना है, 9 है, बोरोन का कितना है, 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 होता है। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको व्यवस्थित किया था। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56 तत्वों थोरियम तक उनको समाप्त किया। यानी लास्ट जो किया था वो कितने थे, 56 तत्व थे। तो आप पूछा जाए कि जब न्यूलैंड ने जो किया था, सारणी जो बनाई थी, टेबल आवर्त सारणी जो बनाई थी, तो उनके अंदर टोटल जो तत्व जो थे वो कितने थे, 56 थे। प्रत्येक, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। 8वें तत्व के जो गुण होंगे वो पहले वाले तत्व के कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई थी। जो 8 सुर होते हैं,
ठीक है, तो उनसे ये की गई थी कि भाई जो सूर्य होंगे वो वापस रिपीट होते हैं, इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत का नाम दिया गया था। ठीक है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, धातु के गुण कैसे होंगे, समान होंगे। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम समान होंगे। बेरिलियम, मैग्नीज और कैल्शियम ये समान होंगे। ठीक है, बोरोन और एल्यूमिनियम समान है। कार्बन, सिलिकॉन समान है। नाइट्रोजन, फास्फोरस समान है। ऑक्सीजन, सल्फर समान है। और फ्लोरीन और क्लोरीन इनके गुण धर्म कैसे मिलते हैं, समान मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है कि आपको जो पहले वाले तत्व के गुणधर्म जो होते हैं वो आटे वाले तत्व के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। फिर न्यूटन की सिद्धांत की सीमाएं, कुछ सीमाएं भी थी। ठीक है, पहली सीमा ये थी कि ये केवल कैल्शियम तक, क्या था, कैल्शियम, जिसके नंबर आता है 20 नंबर, हल्के तत्वों तक ये लागू होता था, उसके बाद में ये भारी तत्वों पे लागू नहीं होता था। नेक्स्ट है नए तत्वों के गुण इस सारणी में मिलने, जो नए तत्व खोजे, ठीक है, 56 के बाद में बहुत सारे आए तो उनको यहाँ पे लागू नहीं हो रहे थे। सारणी में तत्वों से संबंधित करने के लिए ना केवल दो तत्वों को एक ही समान में रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी उनको एक ही स्थान पे रखा। तो मेन ये बात इसमें कमी ये रही थी, पहली चीज तो कैल्शियम तक ही समझा पाया, दूसरी चीज जो नए तत्व खोज हुए उनको ये सारणी के अंदर मेल नहीं कर रहे थे, तीसरी बात इसकी ये थी कि जो समान गुण रख रहे थे तत्वों को उन्होंने अलग अलग रखा और अलग अलग जो गुण रख रहे थे उनको एक ही स्थान पे रखा, तो ये इसकी कमी आई थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो था दूसरा जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम था मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो दी थी हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो न्यूटन अष्टक का नियम जो है वो यही कह रहा है कि एक से जो पहले वाला तत्व होगा वो दूसरे वाले आठवें वाले तत्व से उनके समान गुण होंगे। सीमा ये थी, कैल्शियम तक समझा पाया, नए तत्वों को इसमें शामिल नहीं रखने या मेल नहीं खाते थे। ठीक है, और दूसरी चीज समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग रखा और असमान गुण रखने वाले तत्वों को समान कॉलम के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त नियम। तत्वों एवं गुणों में उनके परमाणु भारों पे इन्होंने भी जो किया था वो क्या दिया था, बढ़ते हुए परमाणु भारों के ऊपर इन्होंने क्या किया था, जो तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो देखो डॉबराइन ने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान पे किया। ठीक है, उसके बाद में न्यूलैंड भी आया, उसने भी परमाणु द्रव्यमान पे किया। ठीक है, और मेंडलीफ ने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान पे किया। आवर्ती फलन होते हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने में समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, जिन्हें आवर्ती कहते हैं। जब इनमें व्यवस्थित करेंगे तो वापस जो तत्व जो होंगे घूम के वापस जब पहले वाले के नीचे आएंगे, ठीक है, तो उनके गुण धर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी वो रूसी वैज्ञानिक था जिसका दरमिज़ी इवानिस मेंडलीफ नाम था। इवानोसिस जो क्या नाम था इसका, मेंडलीफ नाम था। तत्वों का उन्होंने वर्गीकरण का से जाता है। ठीक है, मेंडलीफ में जब किए थे तब कितने थे, 63 जो थे वो क्या है, तत्व थे। ठीक है, और जो न्यूलैंड ने किए थे तब कितने थे, उसमें 56 थे। ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया गया। ठीक है, तो इनको व्यवस्थित करने का दूसरा जो बेस जो था वो क्या था कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण में क्या क्या समानता है, तो उन समान गुणों को देखते हुए उनको क्या किया, एक ही आवर्त में उनको रखा गया। ठीक है, रासायनिक गुण में तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ में बनने वाले यौगिकों से भी अपना ध्यान दिया। ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कौन कौन से तत्व जो है वो अपना बॉन्ड बनाते हैं, उसके आधार पे उनको उसी कॉलम के अंदर रखा। तो दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बनाते हैं जो तत्व, ठीक है, उनको एक ही कॉलम में या एक ही आवर्त के अंदर रखा गया है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ठीक है, 8 ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ कितने थे, 8 थे। ठीक है, जिनको समूह कहा जाता है या ग्रुप कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, इनको ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, और 37 में जो थी वो कितनी पंक्तियां थी, वो उनमें पंक्तियों की संख्या जो थी वो 6 थी। ठीक है, जिनको आवर्त कहा जाता है। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, आवर्त पीरियड्स बोले जाते हैं। ठीक है,
तो 8 जो थे वो तो थे ग्रुप समूह थे, और 6 जो थी वो क्या थी, उसमें आवर्त थे। मेंडलित आवर्त सारणी के गुण। मेंडलित ने अपनी आवर्त सारणी में सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। वो भी इसमें 37 पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित किया था, यानी ठीक है, वो चले थे किससे तरफ, दाएं से बाएं की ओर। श्रेणियों में 7 जो 37 कॉलम में बटा हुआ था, ठीक है, जिन्हें आवर्त कहा गया। श्रेणियों में 8 बड़े कॉलम में बांटा गया था, जिन्हें वर्ग कहा गया, जिन्हें को क्या बोला गया था, वर्ग कहा गया था। ठीक है, अब कैसे कहा गया था वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये ग्रुप है, ठीक है, इसमें पहला जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8, ठीक है, ये 8 जो है वो क्या है, इस यहाँ पे समूह है। उसके बाद में जो ऊपर से नीचे चलते हैं ये क्या है, इसके आवर्त है। ठीक है, तो ग्रुप तो जाते हैं यूं और आवर्त चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, फिर इसमें 1 से 7 तक आवर्त, और जो आवर्त जो थे उनको फिर समूह जो थे उनको फिर क्या किया उन्होंने, अलग अलग भागों के अंदर बांटा, प्रत्येक को 2 और कॉलम में बांटा, जिनको बोला जाता है उप समूह। उप समूह के अंदर बांटा। उप समूह कितने थे, ए और बी, ए एंड बी, और ये कहां तक बांटे, 7 तक, 7 तक उन्होंने क्या किया, उनको अलग अलग समूहों के अंदर क्या किया, 2 समूहों के अंदर उसको विभाजित किया। तो तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन सुविधाजनक एवं क्रमबद्ध हो गया। किसी भी वर्ग के लक्षणों का सामान्य अध्ययन करने में और उन्हें उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता था। ठीक है, तो एक ही वर्ग में जो आने वाले, आप एक ही तत्वों को अगर स्टडी करते हो तो आपको दूसरे वाले तत्वों की भी जानकारी हो जाएगी, उनके भी गुणों का आपको पता लग जाता है। विभिन्न तत्व जैसे प्लेटिनियम, यूरेनियम आदि परमाणु भार उनकी आवर्त सारणी में स्थिति को देखते हुए संशोधित किए गए। ठीक है, जैसे यूरेनियम जो था वो 92 पे आता है। ठीक है, 92 पे आएगा यूरेनियम। तो यहां पे आप देखते हो, जैसे यहाँ पे देखते हो आयोडीन, तो आयोडीन का है 126 है। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा, लेकिन टेलोनियम जो है उनका 127 है। तो यहां पे ये क्या हुआ, यहाँ पे मिसमैच है। ठीक है, मिसमैच ऐसे है कि यहाँ पे आयोडीन अगर बढ़ते हुए क्रम के आधार पे देखे तो आयोडीन 126 जो है उसको पहले आना था। ठीक है, और 127 वाले जो परमाणु द्रव्यमान था टेलोनियम का उसको बाद में आना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आयोडीन की जो है वो ब्रोमाइड के साथ में, क्लोरीन के साथ में और इनके साथ में इनकी जो गुणधर्म होते हैं वो मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उनको संशोधित करके आयोडीन को पहले रखने की बजाय उसको क्या किया, बाद में रखा। सेम चीज जो हो रही है वो यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे जो है 58.93 है और यहाँ पे है 58.71 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो निकल जो है उसका जो होता है वो कोबाल्ट से पहले आना था। ठीक है, बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से देखें 37 के अंदर। ठीक है, तो निकल की जो प्लेस जो होगा वो जो Fe है उसके जस्ट बाद में होगा और कोबाल्ट का जो होगा वो उसके बाद में होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे निकल के जो गुणधर्म होते हैं वो पैलेडियम से ज्यादा मैच करते हैं, कोबाल्ट के रोडियम से ज्यादा मैच करते हैं, इसलिए इनको फिर यहाँ पे क्या किया, संशोधित करके कम द्रव्यमान वाले जो थे तत्वों को उनको पहले रखा और जो बाद वाले तो थे, भारी वाले जो थे उनको पहले रखा और जो कम वाले थे उनको क्या रखा, बाद में रखा। तो ये रखने का कारण ये था कि यहाँ पे जो गुणधर्म जो थे उनके कॉलम के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने रखा। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया था, 3 जो थे वो स्पेस वहां पे छोड़ रखे थे। तो उन्होंने ये बताया कि आने वाले भविष्य में जब भी इनको खोजा जाएगा तो इन एलिमेंटों को जिनका द्रव्यमान इसके लगभग बराबर होगा उनको यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे भी रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के कुछ स्थान नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए क्या रखे थे, छोड़ रखे थे। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट रही, यानी पहले से ही उसने क्या कर दिया था कि ये तत्व आने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए वापस जगह छोड़ रखी थी। ठीक है, तो उनके बाद में जो स्थान में खोजे गए जो तत्व थे उसमें था स्कैंडियम था, गैलीलियम था और जर्मेनियम था। ठीक है, तो स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम ये 3 जो तत्व जो थे, इसलिए इनको त्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, इनको यहाँ पे व्यवस्थित किया। ठीक है, गैलीलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, इन तीनों को क्या किया, वापस इनको जगह दी गई। ठीक है, तो ये जो 3 जो है यहाँ पे ये 3 जो तत्व है वो यही है, गैलीलियम, स्कैंडियम है, गैलीलियम है और जर्मेनियम है। जी जर्मेनियम, जी ए गैलीलियम, ठीक है, और स्कैंडियम, इनको यहाँ पे जगह दी गई। ठीक है, तो इनको सारणी जो बन गई थी, सारणी बनने के बाद में इनकी खोज हुई।
ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे, उनके समान रासायनिक गुण एवं भौतिक गुणों के आधार पे तत्वों को क्षैतिज में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो पीरियड बता रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको कक्षकों की संख्या बता रही है कि भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन में एक ही कक्षक है 1, इसमें 2 कक्षक है, इसमें 3 कक्षक है, और इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। ठीक है। तो ये कक्षकों की क्या बताते हैं, संख्या बता रहे। नेक्स्ट है अक्रिय गैस। देखो उस समय अक्रिय गैस, नाम से पता लग रहा है कि अक्रिय है। अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती, जो क्रिया नहीं करती है। तो इनका जो आविष्कार जो हुआ था, खोज जो हुई थी, ठीक है, सॉरी खोज जो हुई थी वो क्या हुई थी, बाद में हुई। तो बाद में फिर हुई तो उन्होंने क्या किया कि मेंडलीफ ने एक अलग से कॉलम छोड़ रखा था कि अगर सपोज मान लो कुछ अक्रिय गैसों का पता लगने पर उनको अलग ही समूह के अंदर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर उनको अलग से रखा गया था। गैसों का पता लगने पर उनको अलग ही समूह के अंदर रखा जाएगा या जा सकता था। ठीक है। अब इसके दोष क्या थे, मेंडलीफ आवर्त सारणी के क्या दोष है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थान नहीं था, जो हाइड्रोजन रखा था उसका सही स्थान नहीं था, क्योंकि वो गैस के रूप में है। लेकिन यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जो था वो सोडियम पोटेशियम और उनके नीचे ही जो आ रहा था वो आ रहा था। ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबेडियम जो है, सीजियम जो है, उनके नीचे आ रहा था ये। ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी कैसी है, असमंज में है। ठीक है। तो उस समय भी कैसी थी, ये असमंज में थी कि भाई इसकी पोजीशन वास्तव में कहां पे इसको रखे गए। तो हाइड्रोजन को कहते हैं कि ये एक आवारा तत्व है। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन अभी भी सही नहीं है। नेक्स्ट जो है समस्थानिक एवं समभारिक। समस्थानिक, सपोज मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कल जो बताए थे आपको, तीन है। अब बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे देखें तो इसका एक अलग से कॉलम होगा, इसका वापस पास में कॉलम होगा, इसका भी पास में कॉलम होगा। तो सपोज मान लो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे H1 ये 1 वाला आ गया, तो इधर जैसे सपोज मान लो 2 वाला आ गया। ठीक है। अब 2 वाला जो होगा अगर मैं यहाँ रखूं, अगर न्यूलन किसके, मेंडलीफ के हिसाब से कि भाई बढ़ते हुए परमाणु भार, तो यहाँ पे परमाणु भार इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से। अब लेकिन ये 3 वाला जो है उसके जो प्रॉपर्टी जो होगी वो इससे मैच नहीं करेगी। ठीक है। इस वाले की प्रॉपर्टी जो होगी वो इससे मैच नहीं करेगी। तो उन्होंने बताया कि जो समस्थानिक होते हैं और समभारिक होते हैं उनकी पोजीशन वो बता नहीं पाए, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो आवर्त सारणी के स्थान जो देना उनका कठिन रहा। कुछ भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ में रखा गया था जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील है, उन्हें अल्प क्रियाशील जैसे कॉपर जो है, चांदी जो है, वो एयू जो है, गोल्ड जो है, उनके साथ में इनको रखा। ठीक है। तो जैसे देखो आप लिथियम, सोडियम जो है वो उनका जो है वो किसके साथ में, यहाँ पे ये रहा। ठीक है। ये कॉपर जो है उनके साथ में यहाँ पे इनको रखा गया है। ठीक है। लिथियम को कॉपर आ गया, आर्गन आ गया, और ये आ गया, सॉरी एजी सिल्वर आ गया, अर्जेंटिनम और ऑरम आ गया। ठीक है। तो एक ही देखो कॉलम के अंदर इनको रखा गया है। वो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। फर्स्ट कॉलम में जो धातु है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु कैसी है, बहुत ही क्रियाशील धातु है। ठीक है। लेकिन ये आर्गन, सॉरी जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये कैसी है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों को जिनके गुण धर्म मैच नहीं कर रहे, लेकिन दोनों को क्या रखा गया है, इन तीनों को एक साथ में रखा गया है। किनके साथ में, इन धातुओं के साथ में। ठीक है। जो क्रियाशील धातु है उनके साथ में उनको रखा गया है। अब इसके बाद में इस सब को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने क्या किया कि इन सभी की जो कमियां जो थी उनको इकट्ठा करके फिर उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई गई जो आज तक भी अपन पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम, सबसे पहले सफलता का जो कारण रहा था, देखो सबने, तीनों ने जो आए थे, डॉबरलाइन आया था, उसके बाद में न्यूलैंड आया, उसके बाद में मेंडलीफ आया। तो इन तीनों ने जो अपना बेस जो था वो उन तत्वों को अरेंज करने का वो था उनका परमाणु द्रव्यमान। लेकिन इसलिए हो सकता है वो अपने फेल हो गए। ठीक है। उसी लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी में आए थे तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में ना रखते हुए परमाणु संख्या जो थी उसको ध्यान में रखा, तो ये सफल हुए।
तो इनका जो मेन जो था वो गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त का फलन होती है, और उन्होंने क्या बताया कि परमाणु द्रव्यमान का क्या होती है, फलन होती है। इससे अभिप्राय है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे, तो इनका जो बेस जो था वो क्या था, परमाणु क्रमांक था। ये याद करना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका बेस क्या है, उसका बेस जो है वो परमाणु क्रमांक है, उसका नंबर कितना है, कौन से नंबर पे आता है, उसके हिसाब से उनको क्या किया, एग्जिस्ट किया, ठीक है। तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुण धर्मों की पुनरावृत्ति होती थी, ठीक है, और उन्हें आवर्त सारणी के दीर्घ या लंबा रूपी भी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये लंबी है इसलिए लंबी, इसको क्या बोला जाता है, इस आवर्त सारणी को दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी देखना, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिनको क्या बोला था, ग्रुप बोला था। यानी अगर यू देखेंगे तो ये कितने हैं, 18, एक से लगाकर 18 तक है, ठीक है। और 37 के अंदर जो है वो कितनी है, 7 है, जिनको आवर्त बोला। 37 में कितने होंगे ऐसे, वो 7 होंगे, 1 to 7 होंगे, ठीक है। 1 to 7 नीचे चलेंगे, 1 से 18 ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, समूह है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या है, आपके आवर्त है, पीरियड जिसको बोलते हैं अपन। आवर्त सारणी में तत्वों की ऐसी सारणी जिसमें परमाणु गुणधर्म वाले तत्वों को निश्चित अंतराल के बाद में पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति होगी, जो आवर्त सारणी होगी उनके अंदर गुणों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो बेस जो था वो क्या था कि उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे किया था। बाकी जो तीनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस पे किया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उनको क्या किया था, व्यवस्थित किया था। लेकिन आधुनिक जो था, हेनरी मोजले जो थे, उन्होंने क्या किया, इसको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको व्यवस्थित किया था। यह है पीरियोडिक टेबल, जिसको आधुनिक पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसके अंदर आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे जो ब्लॉक मिलते हैं वो होते हैं, ये वाला जो पूरा ब्लॉक जो है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है इसको, एस ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। फिर यहां से लगाकर ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। फिर आपको यहां से ये वाला जो ब्लॉक जो है, ठीक है, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बोला जाता है। नीचे वाले जो है इस वाले ब्लॉक को, ये आपका ब्लॉक जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है। अच्छा, कुछ आपको हिंट्स मिल रही होगी कि जो एस पी डी एफ ये क्या है, ये जो है वो कक्षक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इनको इस हिसाब से नाम क्यों दिया, इसका रीजन ये है कि कहते हैं कि एस ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में रहता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, ठीक है। तो सेम अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में। तो जिनका एस ब्लॉक में यानी एस जो उपकोष है उनके अंदर अगर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट वाले, ठीक है, तो उनको किस में लिखा जाएगा, इसके अंदर किस में रखा जाएगा, एस ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद में अगर डी ब्लॉक में आता है तो उसको किस में रखा जाएगा, डी ब्लॉक में। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर पी में आता है तो किस में रखा जाएगा, पी में। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे सोडियम देखते हैं। सोडियम का जो नंबर होता है वो 11 होता है। 1s2 2s2 2p 6n
3s1। देखो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जो था वो कहां पे गया, 1 में गया, तो सोडियम जो होगा वो s ब्लॉक के अंदर होगा, 1 के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा आपको आवर्त ये पता करना हो तो इसका जो आवर्त जो होता है वो कितना आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, यानी उसको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, आवर्त जो होगा उसका तीसरा होगा। तो देख लो, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त, तो तीसरे आवर्त में सोडियम आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, और एक चीज आपको बता देते कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, यानी उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो पहले वाले में आया था। ठीक है, इसके बाद में अगर मैग्नीशियम आएगा, इसके बाद में लेंगे तो मैग्नीशियम किस में आएगा, 2 पे आएगा। किस पे आएगा, 2 पे आएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखें, और इसी तरह से पी ब्लॉक का देखें तो पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम अगर देखते हैं, ठीक है, जिसका होता है 13। ठीक है, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक है, तो यहां पे देखो आप कि यहाँ पे जो है वो 2 2 4 10 11 12 और 13। ठीक है, पहली चीज ब्लॉक आवर्ती होगी उसकी 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, आवर्त में उसका स्थान जो होगा वो 3 वाले में होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसकी वैलेंसी 2 ये और ये की है, कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ये आएगा 13वें वाले में। ठीक है, तो ये देखो 13 नंबर है, 3 वाले। ठीक है, यहाँ पे आया तो फर्स्ट में तो हाइड्रोजन है, पहले वाले में, दूसरे वाले में ये, और तीसरे वाले में ये आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक सीढ़ी बन रही है, इसके इस तरफ जो होते हैं वो सारे क्या है, धातु है। क्या है, धातु। और इस तरफ जो सारे हैं वो क्या है, अधातु। ये सारे क्या है, अधातु। 17 वाला जो है वो हैलोजन परिवार है, इसको बोला जाता है हैलोजन परिवार। और ये जो है वो 8वां है, अक्रिय गैस है। जो अक्रिय उत्कर्ष गैसें, अक्रिय गैसें जो होती है, नोबल गैसें जो होती है, वो अपने 18वां नंबर वाला है। तो 18वां नंबर वाला जो समूह है वो पूरा अक्रिय गैसों का है। 17 नंबर वाला जो समूह है वो हैलोजन परिवार का है। फिर कल बार आएगी आरती। ठीक है, ये जो है वो सारा जो है वो कितने में आएगा, हैलोजन परिवार के अंदर आता है। फिर आप देख रहे हो कि नीचे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या होता है कि डी ब्लॉक में वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। वो डी ब्लॉक के अंदर आता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी में जाता है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि 56 के बाद में 57 वाला जो था वो सीधा यहां आता है। 57 वाला का आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, और 58 से बाद में सीधा 59 वाला यहाँ आता है। फिर यहाँ पर 72 वाला यहाँ आता है, 104 वाला वापस यहाँ आता है। नीचे वाले दोनों इसके बीच में जितने भी आते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये पूरा इसको लैंथेनाइट श्रेणी बोला जाता है, और एक नीचे वाले को बोला जाता है जो एल से स्टार्ट हो रही है उसको लैंथेनाइट श्रेणी बोला जाता है, लैंथेनियम। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टेनाइट श्रेणी। और ये दोनों जो श्रेणी जो है वो किस में आती है, एफ ब्लॉक के अंदर आती है। तो ये थी आधुनिक की क्या, आवर्त सारणी। विशेषता, आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पे उसको क्या किया था, फलन होता है। बाकी सबने क्या बताया, परमाणु द्रव्यमान का होता है। इसमें 18 वर्ग थे, 7 और 18 वर्ग थे, और 7 क्या थे इसमें, आवर्त थे। पीरियड कितने थे इसमें, 7 थे। एक ही ग्रुप में रखे सभी तत्वों के गुण समान होते हैं, क्योंकि उनकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ध्यान रखना, जो जैसे सोडियम है, सोडियम के बाद में लिथियम है, लिथियम के बाद में सोडियम आता है। ठीक है, पोटेशियम आता है, तो इन सब की वैलेंसी 1 होती है। मैग्नीशियम आता है, ठीक है, कैल्शियम आता है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो इनकी संयोजकता भी कैसी होती है, समान होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन कक्षकों की संख्या समान होती है उन्हें एक ही आवर्त में रखा गया था। अभी जैसे आपको बताया कि 3 नंबर वाले में आ रहा है, तो इसका मतलब वो किस में आएगा, उनका आवर्त क्या होगा, समान होगा। ठीक है, बाय धातु बाय और रखी गई है, इस तरफ वाली सब क्या धातु है, और दाई तरफ वाले सब क्या है, इसके अंदर अधातु है। ठीक है, बीच में एक सीढ़ी नुमा क्या होती है, उपधातु होती है। सीढ़ी नुमा क्या होती है, उपधातु होती है। ठीक है, उपधातु के अंदर एक तो टेलोलियम है, टेलुलियम, एंटीमनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी।
ठीक है। जी को बोलते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन टैलुलियम, ठीक है। बी का मतलब होता है बोरॉन, इसका मतलब होता है आर्सेनिक, और एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो इनको रखा गया है। एक और आता है पोलेनियम, पीओ, ठीक है। पीओ का मतलब क्या, पोलेनियम। ये सब कैसी है, अधातु है। अधातु वे होती है जिसमें धातु और अधातु, ठीक है, के जो गुण दोनों के होते हैं वो क्या कहलाती है, उपधातु कहलाती है। तो ये सारी जो है वो कैसी है, उपधातु है, जिसमें धातु के भी गुण है, इलेक्ट्रॉन देने की भी प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन लेने की भी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये दोनों काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उपधातु कहते हैं। प्रथम आवर्त में दो ही तत्व होते हैं जो अति लघु आवर्त कहलाता है। सबसे छोटा आवर्त है वो पहला, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम। तो प्रथम में कितने, दो ही है, पहले में कितने हैं, दो ही है। छठे आवर्त में 32 तत्व होने से इसे अति दीर्घ कहा जाता है, ठीक है, भी कहा जाता है। जबकि सातवें आवर्त में पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इस कारण इसे अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है, ठीक है। देखो छठा आवर्त जो है वो ये है, ठीक है। इस आवर्त के अंदर ये नीचे वाले भी आते हैं आवर्त में, तो ये भी शामिल होंगे, ठीक है, ये भी शामिल होंगे। टोटल जो होंगे वो कितने, 32 है, ठीक है। कितने हैं ये, 32 है, ये सबसे बड़ा है। लास्ट वाला सातवां वाला जो क्या है, अभी अधूरा है। लास्ट वाला कैसा है, अभी अधूरा है ठीक है। जो अभी जैसे खोज होगी उनके बाद में इनको शामिल किया जाएगा। तो ये अपूर्ण है, तो सातवां अपूर्ण है। इसमें 4 ब्लॉक है, अभी बताए थे मैंने आपको, एसपीडीएफ। कितने ब्लॉक है इसके अंदर, 4 ब्लॉकों के अंदर इसको बांटा गया है। एस जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस ब्लॉक में रहेंगे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा वो पी में रहेंगे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है वो डी में रहेंगे, और जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा। एस ब्लॉक के तत्वों में प्रथम वर्ग के तत्वों के सारीय मर्दा धातु या द्वितीय वर्ग के तत्वों को सारीय मर्दा धातु कहा जाता है, ठीक है। सारीय धातु, ये सारीय मर्दा धातु इनको कहा जाता है, कौन से, एस ब्लॉक को। पी ब्लॉक तत्वों को निरूपण में मुख्य तत्व भी कहते हैं। इनके क्या बोलते हैं, इनको पी ब्लॉक को मुख्य तत्व वाले कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक वाले को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। एफ ब्लॉक तत्वों को अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंत संक्रमण, ठीक है, तत्व जो दुर्बल मर्दा धातुओं से भी कहती है, दुर्बल मर्दा धातु होती है, ठीक है। और वो केवल क्या है, मर्दा धातु है, सारी मर्दा धातु होती है। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों में आवर्त सारणी के नीचे स्थान पे रखा गया। 2 सारणी अभी बताई थी जो 52 के बाद में आती थी, ठीक है, और एक जो आती थी वो 88 के बाद में आती थी। दोनों को यहाँ पे रखा गया है। जो एल से स्टार्ट होती थी उसको लैंथेनाइड बोलते हैं, जो ए से स्टार्ट होती थी उसको क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो था 18 जो थे वो समूह थे, ठीक है। 7 जो थे वो क्या थे, उनके आवर्त जो थे, ठीक है। पहले आवर्त के अंदर आपको 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे बड़ा जो आवर्त जो है वो छठा है, इसमें 32 है, ठीक है। और सातवां जो है वो कैसा है, अर्धपूरित है, ठीक है, यानी अपूर्ण है अभी भी। उसके आधार पे आपको बाई तरफ जो है वो धातु है, दाई तरफ जो है वो क्या है, अधातु है। बीच में जो है आपको एक सीमा मिलती है जिसमें उपधातु होती है, जो पोलेनियम है, टेलोनियम है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, ठीक है, बोरॉन है। उसके बाद में आप आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, ठीक है। ये सब क्या है, उपधातु होती है, जिनमें धातु और अधातु को गुण होते हैं। इनको एसपीडी के अंदर बात है। एस को बोलते हैं सारीय मर्दा धातु वाला, पी को बोलते हैं अपन मुख्य तत्व वाले, ठीक है, डी को बोलते हैं संक्रमण तत्व वाले, और एफ को बोलते हैं अंत संक्रमण वाले धातुएं या तत्व कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, यूरेनियम, यूरेनियम जिसका 92 नंबर पे आता है परमाणु क्रम संख्या, ठीक है। इसके बाद में जितने भी तत्व आए उनको पैरा यूरेनियम बोलते हैं, पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं, ठीक है। पैरा यूरेनियम तत्व, ठीक है। पैरा यूरेनियम तत्व वे होते हैं जो किसे 92 के बाद में जो खोजे गए थे वो क्या है, पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। 17वां वर्ग जो होता है उसको हेलोजन, जो अभी बताया था मैंने आपको कि 17वां वर्ग जो होता है वो पूरा क्या कहलाता है, हेलोजन परिवार कहलाता है। 18वां वर्ग जिसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो शून्य होती है, संयोजकता वो क्या है इसकी, शून्य है, संयोजकता शून्य है,
0 होती है, इसलिए इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है तत्वों को, ठीक है। और ये अक्रिय गैसें, उत्कर्ष गैसें, नोबल गैसें भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो 17वां वाला जो है वो कैसा है, हैलोजन परिवार है। 18वां वाला जो है वो अक्रिय गैसें वाला है, शून्य वर्ग है, ठीक है। अक्रिय गैस भी कहा जाता है, उत्कर्ष गैस भी कहा जाता है और नोबल गैस भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? सबसे पहला है संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाद कोश में उपस्थित संयोजकता के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है। के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पे क्या होती है, उसकी संयोजकता निर्धारित होती है। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या ग्रहण करता है, या साझा करता है, या साझा करता है, वो सब उसके क्या कहलाएगी, संयोजकता। जितने इलेक्ट्रॉन का करेगा वो क्या कहलाता है, उसमें क्या करेगा, उसका साझा होगा, ठीक है। पहला उसकी प्रॉपर्टी है परमाणु आकार, परमाणु का आकार, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज मान लो एक ही आवर्त है, ऊपर तो नीचे चलेंगे वो क्या होगा, समूह होगा, ठीक है। और इस तरफ चलेंगे वो कैसा होगा, आवर्त होगा। तो आवर्त कितने हैं, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। तो यहां पे जैसे सपोज मान लो अपन बात करें, अपन कोई भी परमाणु है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कक्षक की संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्या होगी, एक होगी। कक्षकों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, एक होगी। कक्षकों की संख्या कितनी है, एक होगी, ठीक है। इस तरह से कुछ अपन गोले बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले कक्षकों की संख्या, जैसे इसमें जैसे जैसे अपन यू बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो अपन बोरोन लेते हैं, 5 नंबर वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला और 9 वाला, ठीक है। आवर्त में ऐसे ही चलेंगे, ये परमाणु क्रमांक इसके बढ़ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे परमाणु जो बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ती है, कक्षकों की संख्या समान रहती है, समान रहती है, रहती है। कक्षकों की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है, ठीक है। यानी कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इसलिए प्रभावी न्यूक्लियस, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, छोटा होता है। अतः बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आकार कम होगा। कैसे, जैसे सपोज मान लो यहाँ प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, लेकिन प्रोटॉन भी कितने, यहाँ पे 5 है। अब इसमें कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि जैसे जैसे अपन यहाँ इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले में अगर जैसे देखो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन लास्ट में 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 9 होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस पे जो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होते हैं उसका मान जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें फोर्स जो लगता है वो ज्यादा लगता है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होता है, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है कि कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है लेकिन प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। लेकिन सपोज मान लो नीचे आते हैं, अपन नीचे आते हैं
तो यहाँ पे आप देखोगे तो कक्षकों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, और नीचे आएंगे तो कक्षकों की संख्या क्या होगी, और बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ नीचे आने पे कक्षकों की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है, कम होता है। अतः परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो बाएं से दाएं जाने पे परमाणु जो हो गए उसका आकार जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने पे कक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि परमाणु जो होंगे वो कैसे होंगे कि उनका आकार जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि कक्षक बढ़ रहे हैं ना, बाएं से दाएं जाने पे कक्षक बढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, तो सबसे छोटा आकार जो होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन, ठीक है। जो छोटा होगा वो कौन होगा, इसमें फ्लोरीन होगा, ठीक है, क्योंकि वो उधर जो होती है वो कैसी होती है, अक्रिय गैसें होती है इसके बाद के अंदर, ठीक है। तो ये हैलोजन परिवार के अंदर सबसे जो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है यानी विद्युत ऋणता जो होती है वो भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो परमाणु का आकार जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। त्रिज्या भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। त्रिज्या भी क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, कम होगी, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, बढ़ेगी। विद्युत ऋणता, एक शब्द आता है विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, देखो विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता तत्वों में होती है, ठीक है, तो वो किसमें ज्यादा होगी, ठीक है, वो कहलाती है विद्युत ऋणता कहलाती है। सपोज मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आता है ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रभावी नाभिक में जो आवेश होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, कौन करेगा, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज ही करेंगे या नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो आकर्षित करेंगे वो तीनों में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांच है, पांचों में से सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करने की ज्यादा क्षमता किसमें होगी, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उसमें, क्योंकि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ने के कारण ये सबसे पहले जो जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होगी विद्युत ऋणता की वो किसकी होगी, एफ की होगी, फ्लोरीन की होगी, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जो 5 वाला बोरॉन जो है वो कम लेगा, इसको लेने की कोशिश नहीं करे, इसकी विद्युत ऋणता इससे ज्यादा होगी। इन दोनों के मुकाबले करे तो ये पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, इन दोनों का करे तो ये पहले लेगा, इन दोनों का करे तो ये पहले लेगा, और इन दोनों का करे तो ये पहले लेगा। यानी दाएं से बाएं जाने पर, ठीक है, दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, कम होगी। ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। कम क्यों होगी, अब देखो यार इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, इन तीनों में से सबसे पहले जो ग्रहण करेगा वो कौन से करेगा, ऊपर से नीचे की बात हो रही है तो ये करेगा, ठीक है, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान में क्या आती है, कमी आती है, और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी आती है। तो इसका मेन कारण यह है कि कक्षकों के अंदर जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आता है वो उसी कक्षक में आएगा, कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है, और कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ने के कारण जो होता है प्रोटॉन के जो होता है वो आवेश बढ़ता है, और जिसके कारण वो क्या होता है, अपनी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु द्रव्यमान आकार जो होगा वो क्या होगा,
ज्यादा होगा, और आकार इस बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। विद्युतीनता में भी यही है, ठीक है, बाएं से दाएं जाने में क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने में क्या होगी, कमी होगी। तो आप इसी के जरिए आपको इसको समझ सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है तो इनमें से जो होगा वो सबसे पहले कौन लेगा, अगर इनकी बात करें तो फ्लोरीन पहले लेगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे बात करें तो कौन लेगा, तो ये पहले लेगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, कम हो रही है, ठीक है, इसकी कम होती है, इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी और भी कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कक्षक जैसे जैसे बढ़ेंगे तो प्रोटॉन के जो खींचने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या सी हो जाएगी, कम हो जाएगी। परमाणु आकार में परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र में सबसे बाहरी कोश की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये परमाणु है, इसका नाभिक है, तो यहां से जो होगी वो क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 37 पिकोमीटर, बहुत छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम के लगभग। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, अभी बताया, क्योंकि नाभिक पे आवेश बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की और ज्यादा पावर से इसको अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार या साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। ऊपर से नीचे जाने पे, अभी बताया था, ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे नया कोष आता है। मेन चीज क्या है इसके अंदर, नया कोष आएगा। नया कोष आने से क्या होगा, जो नाभिकीय जो आवेश है वो इतना पावरफुल नहीं रहेगा, ठीक है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के मध्य दूरी बढ़ जाती है, और जिसके कारण नाभिक के आवेश, अब जैसे यही है और एक और कर दूं तो अब देखो ये साइज बड़ी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे बड़ी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, जब कक्षक नए आएंगे तो क्या होगी, साइज क्या हो जाएगी उसकी, बड़ी हो जाएगी, तो परमाणु आकार भी बड़ा हो जाएगा और परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब धात्विक गुण और अधात्विक गुण, ठीक है, ये भी आप इससे बता सकते हो, धात्विक गुण और अधात्विक गुण, अब आप इसके जरिए भी बता सकते हो। धातु वह होती है जो इलेक्ट्रॉन को देती है। धातु कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। अब बताओ, यहां से इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगर आसानी से अपन कौन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकता है, जिसमें नाभिकीय आवेश कम होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या होगा, आकर्षित कम करेगा, और कम करने से वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से हट सकता है, ठीक है। तो देखो, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है। इन पांचों में से अगर बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले में, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो निचले वाले की जैसे कक्षक बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका फोर्स रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, यहां से हट सकता है। तो बाएं से दाएं जाने पे धात्विक प्रकृति जो होती है उसमें क्या आती है, कमी आती है, कमी आती है। ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो क्या होती है, धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। सेम उल्टा इसका अधातु का होगा। अधातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ठीक है। अधातु जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कर कौन करेगा, यहां अभी आया था, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी से ग्रहण करेगा। तो अपन बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, अधात्विक गुण, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगे, घटेगी। ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, घटती है, ठीक है। देखो, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। बाएं से दाएं जाएंगे तो देखो ये अधातु आ गई, तो धात्विक गुण क्या हो रहे, कम हो रहे, ठीक है। बाएं ऊपर से नीचे जाने पे देखो, अधातु में बाएं से दाएं आने पे धात्विक गुण अधात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है। ऊपर से नीचे आएंगे
तो धात्विक गुण के जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति आ जाती है, और अधात्विक गुण में क्या होगी, कमी होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी धातुओं से और अधातुओं को अलग रखती है, जिसे ऐसी रेखा में आने वाले तत्वों में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, एवं पोलेनियम होता है, पीओ, ठीक है, आर्सेनिक में एएस, एंटीमनी में एसबी, ठीक है, टेलुरियम में टी, जर्मेनियम में जी, ठीक है, सिलिकॉन में एसआई, ठीक है, और बोरोन में बी, ठीक है। ये अब इसके बाई तरफ है तो वो धातु है, और दाई तरफ है तो क्या है, अधातु है, ठीक है। तो उप धातु में पहले आती है धातु, बीच में आती है उप धातु, ठीक है, और उसके अंतिम में आती है अधातु। अधातु धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको अर्ध धातु या उप धातु कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेटेलॉइड, मेटेलॉइड बोला जाता है, ठीक है, जिसमें दोनों के गुण होते हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों पे किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है, अतः समूह से नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की क्रिया करने वाला होता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर कम होती है, बाएं से दाएं जाने पर कम होती है, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमता से निकला जा सकता है, आसानी से इसको निकाला जा सकता है ऊपर से नीचे जाने पे। तो धात्विक अभिलक्षण जो होती है आवर्ती में जो हो जाता है, आवर्त में तो घटता है, लेकिन समूह से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो आवर्त में चलेंगे बाएं से दाएं, और समूह में चलते ऊपर से नीचे। तो समूह में हमेशा ऊपर से नीचे रहेगा चलने का तरीका, और इसमें जो रहेगा आवर्त में बाएं से दाएं रहेगा। तो बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण में कमी आती है, और ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अधातु का कहे तो वो भी है, ठीक है। धातुएं विद्युतीय ऋणात्मक होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये अधातु है। अधातुएं तो विद्युत की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातु आवर्त सारणी में दाहिनी से ऊपर की ओर स्थित होती है, ठीक है। और अधातु धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे MgO कैसा है, क्षारीय। क्षारीय, ठीक है। और CO2 ये कैसा होगा, अम्लीय। अधात्विक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धात्विक के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आपको ये पता, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक चीज आपको पता लगना है वो है आकार के बारे में। जिसका आकार कम है उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो विद्युतीय वो कैसा होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उसमें कम होगी, लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो वो अधातु होगा, ठीक है। यानी बाएं से दाएं जाने पे ये बढ़ती है, तो सीधी सी बात है धात्विक गुणों में क्या आएगी, कमी आएगी, ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुणों में वृद्धि आएगी, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अधात्विक के लिए होगा। विद्युत ऋणता अभी बताई थी आपको। परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, विद्युत ऋणता कहा जाता है। सारणी के अंदर आप देखोगे तो आकार जो है, मैं इस दरी बना देता हूं, ये कम है, ठीक है। अब आप देखोगे अब आप बताओ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर
कौन सबसे पहले आकर्षित करेगा, तो वो होगा, कौन करेगा सबसे पहले, ये करेगा। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होती है, बढ़ती है, परंतु ऊपर से नीचे आने पर घटती है। किसके कारण, कक्षकों की वर्दी के कारण, कक्षकों की वर्दी के कारण, क्या होती है, ये घटती है। ठीक है, फ्लोरीन इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फ्लोरीन की विद्युतीनता सबसे ज्यादा होती है और फ्रेंसियम की सबसे कैसी होती है, न्यूनतम होती है। जो नीचे रहेगा उसकी कैसी होगी, सबसे न्यूनतम होती है। सबसे ज्यादा वाली पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, सबसे ज्यादा वाली फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फ्रेंसियम की सबसे कम होगी। आयनक विभव, आयनक विभव का मतलब किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो होगी, ठीक है, आयनक विभव कहलाता है। आवश्यक ऊर्जा को क्या बोला जाता है, आयनक विभव कहलाता है। सपोज मान लो आप इसी में अगर देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे है 1 2 3 और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, इधर से भी ये बाहर निकालना, इधर से भी बाहर निकालना, इधर से भी बाहर निकालना। परमाणु आकार कैसा है, बिल्कुल कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर जो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, वो कहाँ पे लगानी पड़ेगी, इसमें से लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसने प्रबलता से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करके बांधे हुए रखता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आयनन विभव जो होगा सबसे कम किसका होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका और भी ज्यादा होगा, इसका और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आयनन विभव का मान जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो परमाणु के द्वितीय आयन में द्वितीय आयनन विभव जो होगा वो अधिक होता है, बाएं से दाएं जाने की ओर से आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पे आसानी से अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घटता है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, घटेगा, और बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इन पांचों की अवस्था अगर देखें तो चारों में से इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में से निकाला जा सकता है, इसमें से, क्योंकि इस पे जो है वो एक तो आकार उसका बड़ा है। ठीक है, आकार बड़ा होने का कारण क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसका कम होता है। ठीक है, इसका ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, ये पकड़ के रखेगा। फिर है इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसमें ऊर्जा जो होगी वो ज्यादा निकलेगी, तो इस वाले में ऊर्जा क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, ये दाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, ये घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि विद्युत ऋणता का मान जो होगा वो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में इसके गुणधर्म थे। ठीक है, आयनन विभव जो होगा वो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पे वो भी क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज जो याद रखनी है वो है क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उसका आकार कम होगा, और जिसका आकार कम होगा उसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से उसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, लेकिन बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत ऋणता कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है, जिसके कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, और जो होगा क्या होगा, आकार छोटा हो जाएगा, और आकार छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ये प्रबल आकर्षण बल से क्या होगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव,
ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति, प्रवृत्ति, ठीक है, ये सब क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर, और ये क्या, ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इसमें कमी आएगी। ऊपर से नीचे आएंगे तब इसमें क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अधात्विक प्रकृति जो होगी, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, उसके बाद में आता है विद्युत ऋणता, ऋणता, आयनन विभव, ये जो होंगे वो आएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे घटती है। तो ये वाली जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार कैसा होता है, यहाँ पे घटता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पे परमाणु आकार जो होगा, परमाणु आकार जो होगा ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, ये अलग है। ठीक है, तो इसके माध्यम से अपन ये बता सकते हैं कि जो विद्युत ऋणता जो होगी वो कब बढ़ेगी, तो बाह्य से दायरे विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अधात्विक प्रकृति भी बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, बाकी जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।